नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज सआदत हसन मंटो जी की पुण्यतिथि है। उर्दू अदब के यशस्वी कहानीकार सआदत हसन मंटो की कहानियाँ समाज का सच्चा आईना हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की धरती पर समान रूप से कहानी के रूप में प्रख्यात मंटो जी की कहानियाँ उर्दू और हिंदी दोनों ही पाठकों में बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। मंटो जी की कहानियों में समाज की सच्चाई निखर कर सामने आती है। तो आइए आज सुनते हैं उन्हीं की लिखी कहानी ठंडा गोश्त। ईश्वर सिंह जैसे ही होटल के कमरे में प्रविष्ट हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज तेज आंखों से उसकी ओर घूर कर देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का माहौल एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग के ऊपर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो शायद अपनी समस्यापूर्ण ख्यालों में उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपाण लेकर उस कोने में खड़ा था। कुछ पल इसी तरह खामोशी से गुजर गए। कुलवंत कौर थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों पैर पलंग के नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईश्वर सिंह ने फिर भी कुछ न कहा। कुलवंत कौर हरे भरे हाथ पैरों वाली स्त्री थी। चौड़े चकले कूल्हे थुल थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही अधिक ऊपर से उठा हुआ सीना और तेज आंखें। ऊपरी होठ पर सुरमई गुबार। थोड़ी की बनावट से मालूम होता कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सर नीचा किए कोने में खामोश खड़ा था। सर पर उसको कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो कृपाण थामी थी, उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार प्रकार और डील डॉल से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ पल जब इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, मगर तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर यही कह सकी, शर्सियाँ। शर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की ओर देखा, मगर उसकी दृष्टि को गोलियों की ताव न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ दिया। कुलवंत कौर फिर चिल्लाई, ईशर सिंह। मगर फौरन ही आवाज भींचली और पलंग से उठकर उसकी ओर होती हुई बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतनी रोज? ईशर सिंह ने शुष्क होठों पर जबान फेरी। ओ, मुझे नहीं मालूम। कुलवंत कौर भन्ना गई। ये भी कोई माया वा उत्तर है? ईशर सिंह ने कृपाण एक और फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा प्रतीत होता था वो कई दिनों से बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की ओर देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी की भावना उत्पन्न हो गई। चुनांचे उसके माथे पे हाथ रखकर उसने बड़े प्रेम से पूछा, ओए जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की ओर देख रहा था। इससे निगाह हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचय चेहरे को टटोलना आरंभ कर दिया। ओ कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर पूरी की पूरी समिट कर अपने ऊपरी होठ में आ गई। आ जानी, कहकर वो अपने दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की ओर सहारा लेने वाली दृष्टि से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी का मस्तिष्क ही खराब है। झटका देने से उसके बाल खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से भी उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते समय उसने बड़े प्रेम से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और कहा, ओए बुरे की माँ की यहाँ। ये कहकर उसने हाथों से उसके उभरे हुए सीनों को मसलने लगा। वो कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार स्त्री हो। कुलवंत कौर ने एक
अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ को एक और झटक दिया और पूछा, मारी मेरी सौगंध, वो बताओ कहाँ रहे, शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेटे में अपने केशों का जूड़ा बनाते हुए उत्तर दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम अवश्य शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने पिता का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि उस रात के बाद तुम्हें हुआ क्या। अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, तुमने मेरे सारे गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। ओए, मेरी पप्पियां ले रहे थे, लेकिन जाने एकदम से तुम्हें क्या हुआ, उठे और वस्त्र पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द पड़ गया। कुलवंत कौर ने यह परिवर्तन देखते ही कहा, देखा कैसा रंग जर्द पड़ गया। ओए ईश्वर सिंह, कसम वाहे गुरु की, अवश्य कुछ दाल में काला है। ओए तेरी जान कसम, कुछ भी नहीं है मेरी जान। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का संदेह और अधिक मजबूत हो गया। उसने होठ भींचकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, ईश्वर सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 दिन पहले थे? ईश्वर सिंह एकदम से उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर आघात कर दिया हो। कुलवंत कौर को अपने दृढ़ बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ उसे भगोड़ना आरंभ कर दिया। ओए जानी, मैं वही हूं। ओए गुट गुट पा, जप्पियां तेरी निकले अस्तियां दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा ना दी, किंतु वो शिकायत करती रही, ओए तुम्हें उस रात्रि क्या हो गया था? ओए बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? अरे कोई बात हो तब तो तने बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ यदि झूठ बोलो तो। शेर सिंह ने अपने बाजू उसके गले में डाल दिए और होठ उसके होठों पर गड़ा दिए। उसकी मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। अरे! और फिर दोनों हंसने लगे। शेर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी दृष्टि से देखकर कहा, ओए आओ जाने मन, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, ओए चल, दफा हो यहां से। शेर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हों पर जोर से चुटकी ले ली। कुलवंत कौर तड़प कर एक और हट गई। ओए ऐसा ना कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर को ऊपरी होठ अपने दांतों तले दबा दिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर एकदम पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा कि चल, अरे हो जाए फिर तुरप चाल। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ कांपने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और फिर जिस प्रकार बकरे की खाल उतारते हैं उसी प्रकार से उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर कर उसके नग्न शरीर को देखा और जोर से उसकी बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, ओए कुलवंत, कसम वाई गुरु की, बड़ी करारी स्त्री हो तुम। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए निशानों को देखने लगी। बड़ा दुष्ट है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी काली घनी मूंछों के साथ मुस्कुराया। ओए होने दे आज जालिम। ये कहकर उसने जुल्म ढाने आरंभ किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ दांतों तले किचकिचाया, कान के लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भंबोड़ा और भरे हुए कूल्हों पर आवाज उत्पन्न करने वाले चांटे मारे। गालों के मुख भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूक से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज अग्नि पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, मगर ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरकत उत्पन्न न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे सबके सब पिट
जानने वाले पहलवान की तरह प्रयोग कर लिए उसने, परंतु कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर के सारे शरीर के तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे और गैर आवश्यक छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ओए ईश्वर सिंह, बहुत फेंट चुका, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ में जैसे ताश की पूरी गड्डी नीचे फिसल गई। हाफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत चेष्टा की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुख से कहे बगैर हो रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर को प्रतीक्षक बेअमल अंगों से सख्त मायूसी हुई तो झल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी हुई थी। उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए सर में कहा, ईशर सिया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतनी रोज रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईशर सिंह पलंग पर लेटा हांफता रहा और उसने कोई उत्तर ना दिया। कुलवंत कौर क्रोध से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चंडो? कौन है उल्फती? ओए, कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए सर में उत्तर दिया, ओए कोई नहीं कुलवंत, ओए कोई भी नहीं है। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर मजबूती के साथ कहा, ओए ईशर सिंह, आज मैं सच झूठ जान कर रहूंगी। ओए वाहे गुरु जी की सौगंध, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं है? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी। सौगंध खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की पुत्री हूँ। इक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने मुझसे झूठ बोला। ले, तो खा वाहे गुरु जी सौगंध, क्या इसकी तह में कोई स्त्री नहीं? ईशर सिंह ने बड़ी पीड़ा के साथ हाँ में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपाण उठाई और मयान को केले के छिलके की प्रकार उतारकर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर आघात कर दिया। आन की आन में खून के फव्वारे फूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की प्रकार ईशर सिंह के केश नोचने आरंभ कर दिए। साथ ही वो अपनी नामालूम सौत की मुंह को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर पश्चात दुबली आवाज में प्रार्थना की, ओए ओए जाने दे कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला की पीड़ा थी। कुलवंत कौर पीछे हट गई। लहू ईशर सिंह के गले से अड़ कर उसकी मूछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होंठ खोले और कुलवंत कौर की ओर शुक्रिया और गिले में मिली जुली दृष्टि में देखा। ओए मेरी जान, ओए तूने बड़ी शीघ्रता की, लेकिन कोई नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। कुलवंत कौर की जलन फिर भड़की। ओए मगर वो है कौन? वो तुम्हारी माँ है? ईशर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने इसका स्वाद चखा तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ओए, मैं बहनिया 6 व्यक्तियों का कत्ल कर चुका हूं इसी कृपाण से। कुलवंत कौर के मस्तिष्क में दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला गई। एक मध्यम सी चमक उसमें उत्पन्न हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, ओए, ओ गाली ना दे उस भड़की को। कुलवंत कौर और चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, कौन है वो लड़की? ईशर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। ओए बताता हूँ। न कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और जीता जागता खून देखकर मुस्कुराया। ओए इंसान, इंसान माया, वाह, बड़ी अजीब वस्तु है। कुलवंत कौर उसके उत्तर का इंतजार कर रही थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी खून भरी
मूंछों से और ज्यादा फैल गई। ओए, ओए मतलब की बात कर रहा हूँ। ओए, गला चिरा हुआ माया हुआ मेरा। अब आहिस्ता आहिस्ता ही सारी बात बताऊंगा। जब वो कहने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने लेप होने लगे। ओए, ओए कुलवंत मेरी जान। ओ मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। ओ दुनिया में कुड़ी भी एक अजीब वस्तु है। ओ शहर में लूट मची थी तो किसी प्रकार मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने, पाते और और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। ओ मगर एक बात ना बताई। शर्सिम के जख्म में बड़ा दर्द महसूस हुआ और वो कराहने लगा। आह, ओए। कुलवंत कौर ने उसकी ओर तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, ओए कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमे खून को फूंक के द्वारा उड़ाते हुए कहा, ओए, ओ जिस मकान में मैंने धावा बोला था उसमें 7 व्यक्ति थे। ओए 6 का तो मैंने कत्ल कर दिया इसी कृपाण से, जिससे जिससे तूने मुझे वो चोड़ से। ओए सुन, एक लड़की थी, अरे बड़ी खूबसूरत, और उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया था। कुलवंत कौर चुपचाप सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों से खून उड़ाया। ओए कुलवंत जानी, ओए मैं तुझसे क्या कहूँ, कितनी खूबसूरत थी। ओए मैं उसे भी मार डालता, लेकिन अरे कितनी खूबसूरत थी वो, मैं भी। ओए, ओए, पर मैंने कहा कि नहीं ईश्वर सिंह, कुलवंत कौर के तो हर दिन मजे लेता है, ये मेवा भी चख कर देख ले। कुलवंत कौर ने केवल उस पर कहा, और और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। ओए मार्ग में, वो क्या कह रहा था मैं, ओ वो नहर की पटरी के निकट सुअर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। वो पहले सोचा कि फेंटूं, फिर विचार आया कि नहीं। ये कहते हुए ईश्वर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तर किया और फिर पूछा, ओए फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से मुश्किल से ये अल्फाज निकले, वो मैंने वो मैंने पत्ता फेंका, लेकिन ओए लेकिन की आवाज धीमी हो गई। कुलवंत कौर ने उसे जोर से झिझोड़ा, ओए बता फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के शरीर की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। ओए जाने मन, ओए अपना हाथ दे दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रख दिया, जो बर्फ से भी ज्यादा अधिक ठंडा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सआदत हसन मंटो जी की लिखी कहानी ठंडा गोश्त। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप रोज नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।